हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हुंड्स रूल के बारे में और ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। ठीक है, एक बेसिक जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर्स में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने अबाउ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, किस तरीके से किस इलेक्ट्रॉन्स की जो किस ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है किसी दूसरे ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कम होती है, कैसे ज़्यादा होती है, इसके बारे में मैंने बताया था। एसएस, पीएस, पीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफटीपीएस, एफटीपीएस के बारे में बताया था। ठीक है, इन सारी चीज़ों को बताने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाया था कि सपोज करिए किसी भी एटम में मेरे पास अगर 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कैसे फिल करूंगा। सबसे पहले लोअर लेवल पे फिल किया जाएगा। लोअर लेवल पे फिल करने के बाद फिर हम धीरे धीरे अपर लेवल पे जाएंगे, यानी कि अप एनर्जी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब आज हम लोग का टॉपिक है हुंड्स रूल ऑफ मल्टीपल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, पर ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आप लोगों को। देखिए, आप लोग को जो है जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है, मैंने YouTube पे फ्री अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, जो लाइव चला रहा था कुछ दिन पहले, जो मैंने लाइव चलाई थी, जो लेक्चर्स मैंने लाइव चला रखा था, ठीक है, वो लाइव लेक्चर्स मैं जो है यहाँ पे अपलोड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो बच्चे जिन चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं उन चीज़ों को आप समझें। ठीक है, बेसिकली मेरा जो लेक्चर है वो उन बच्चों के लिए है जो किसी भी तरीके से क्लास में शर्माते हैं या टीचर से पूछने में घबराते हैं। ठीक है, क्लास में पता चल रहा है कि क्लासेस चल रही हैं, स्कूल में क्लासेस चल रही हैं, टीचर अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बैक बेंचर्स हैं, पीछे बैठे हुए, नहीं समझ में आ रहा आपको, अब क्या होगा भाई। तो देखो, ये रिवोल्यूशन वगैरह मैं नहीं बोलूँगा कि कोई रिवोल्यूशन कर रहा हूँ मैं या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, ये बेसिकली तुम ही लोग के लिए है। ठीक है, तुम लोग किसी भी तरीके से करके भाई ये लेक्चर्स कंप्लीट करो। लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद चीज़ों को समझो। ठीक है, क्योंकि आज की सोसाइटी इस तरीके से हो गई है, अगर आपको एक बेयर मिनिमम नहीं पता है ना तो आप सोसाइटी से आउट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक कम से कम मिनिमम चीज़ें पता होनी चाहिए, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो एक थोड़ा सा लेवल लेके ही चलता हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, और चीज़ों को मैं इस तरीके से समझाता हूँ, छोटा छोटा करके कॉन्सेप्ट्स लेके समझाता हूँ। जैसे देखो, मेरे हर एक लेक्चर में एक या दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मैं नहीं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं यही। ठीक है, हाँ, जो लाइव क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, जो सामने बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, उस क्लासेस में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जो मैक्सिमम बहुत चीज़ें मैं बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन जो यूट्यूब के कंटेंट्स आपको मैं दे रहा हूँ उसमें मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वही चीज़ें बताई जाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको चीज़ें धीरे धीरे करके वो चीज़ें पिलाई जाए। जैसे होता है ना कि जैसे कोई होम्योपैथी, अगर मान लो मेडिसिन है तो क्या करते हैं हम, एक ही बार में दवाइयाँ नहीं दे देते, हम छोटे छोटे ड्रॉप ड्रॉप में करके जो है 20 ड्रॉप करते करते लगभग लगभग 1 महीने 2 महीने दवाइयाँ लेते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करके जो है क्या होता है, हमारी जो बीमारी होती है वो ख़त्म होती है। तो ये जो आपकी बीमारी है, ये बीमारी भी ऐसे ही ख़त्म होगी। धीरे धीरे छोटे छोटे ड्रॉप्स आप लेते रहिए। ठीक है, और छोटे छोटे ड्रॉप्स लेते लेते एक दिन कब बीमारी ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कब आपके जो है बोर्ड्स में या फिर सीयूटी वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कब आपके मार्क्स एकदम बूम कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए, अच्छा बेटा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जो पहले वाला टेलीग्राम चैनल था एक्चुअली मेरे से डिलीट हो गया। ठीक है, उस पर बहुत बच्चे जुड़े हुए थे मेरे साथ। ठीक है, तो ये नया एक चैनल है t.me/आकाश मिश्रा केमिस्ट्री, इस पर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके कॉमेंट्स हो, जितने भी आपके डाउट्स हो, मुझे भेजिए, क्योंकि जो संडे वाली लाइव क्लासेस होती हैं जूम पे वो मैं कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है, क्वेश्चंस आते रहने चाहिए, क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो डाउट सेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, डाउट सेशन और छोटा होगा। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे डाउट सेशन उतना बड़ा होगा, उतना ही एंगेजिंग होगा, उतनी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उस पर जो है क्वेश्चंस वगैरह डालते रहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नए टॉपिक पे, विच इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या है हमारा नया रूल? हुंड्स रूल ऑफ मल्टीपल मल्टीप्लिसिटी।
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सॉरी। अब देखो रूल कहता क्या है बेटा, ये भी समझो रूल क्या कहता है। रूल कहता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। सपोज करो मैं किसी सेम सबशेल की बात कर रहा हूं, सपोज करो मैं एस की बात कर रहा हूं, ठीक है, एस की बात कर रहा हूं, तो एस में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपको पता है भाई। एस सबशेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयरिंग होगी किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, वो हम तभी करेंगे, ठीक है, लिखा है डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट ईच इलेक्ट्रॉन। तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। पेयरिंग का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन को हम तब तक उसमें नहीं बैठाएंगे, ठीक है, जब तक हमारे जो वो एक ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली एक भर जाएगा, ठीक है। मतलब हर कमरे में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं बैठ जाएंगे तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। जैसे ये चीजें समझ तब आएंगी जब हम एग्जांपल लेंगे पी सबशेल का। किसका एग्जांपल लेंगे, पी सबशेल का। अब मैंने बताया था कि जो पी सबशेल होता है बेटा, पी सबशेल में हमारे पास 3 कमरे होते हैं। कितने कमरे होते हैं, 3 कमरे होते हैं। जिनको नहीं पता है मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। देखो बेटा एस में कितने कमरे होते हैं, 1 कमरे, पी में हमारे पास 3 कमरे होंगे, डी में हमारे पास 5 कमरे होंगे, ठीक है, और एफ में हमारे पास टोटल 7 कमरे होंगे, ठीक है। आगे बात समझ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। कितने कमरे हो गए, 7 कमरे हो गए, ठीक है। तो ध्यान रख लेना 1 कमरे, 3 कमरे, 5 कमरे और 7 कमरे। आगे बात समझ में। तो अब इन चीजों को समझने के लिए, हुंसुल को समझने के लिए हम पी सबशेल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पी सबशेल में आपको पता है कितने कमरे हैं, 3 कमरे हैं, और 3 कमरे हैं, और मैंने आपको बताया था कि हर कमरे में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। और अगर हर कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं तो यानी कि टोटल हमारे पास 3 कमरे, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से भी फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कर सकते ही नहीं। अच्छा, ये तो भाई ठीक है, चलो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन सपोज करो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, हमारे पी में 6 इलेक्ट्रॉन बैठ ही नहीं रहे, बल्कि हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ही। मैंने तो ये बताया ना कि 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, लेकिन करंटली हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, करंटली सपोज करो कि मेरे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कैसे फिल करूंगा इनको, मैं कैसे फिल करूंगा, क्या 1 2 3 4 इस तरीके से फिल करूंगा, या फिर इनको कुछ इस तरीके से फिल करूंगा, 1 2 3 एंड 4, यानी कि फर्स्ट वाले रूम में मैंने 2 लोगों को बैठा दिया और सेकेंड और थर्ड रूम में एक और एक इलेक्ट्रॉन को बैठा दिया। क्या ये सही है, नहीं सही है। तो इसके लिए हुंस रूल ने ये कहा था कि भैया देखो, जब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना हो ना, तो आप फिल करने के लिए सबसे पहले हर कमरे में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। क्या करेंगे, हर कमरे में सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को बैठा देंगे, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन को बैठाने के बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन को बैठाने के बाद आप क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन को तो मैंने पहले बैठा दिया था और एक यहां पे बैठा दिया मैंने। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो अगर स्टेप देखें हम, अगर हम स्टेप देखते हैं तो स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप नंबर 1 ये है टू फिल 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा हमारा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेप 2 क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे बात समझ में आई, बात समझ में यहाँ पे बेटा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमें, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि हमें सारे के सारे ऑर्बिटल्स में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को बैठा देने हैं, ठीक है।
एक एक इलेक्ट्रॉन्स हमारे बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब रुको, मैं इसको आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझा भी दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज करो कि मैंने एक क्वेश्चन दिया कि आपके पास है नाइट्रोजन, सपोज करो ले लेते हैं, किसका एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। अब हमारे नाइट्रोजन में आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 7। एटॉमिक नंबर 7 तो प्रोटॉन कितने हो गए, 7। प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, ठीक है। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p। बताओ भाई 2p में क्या आएगा, 2p में आएगा 3। आ गया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 हो गए, 4 + 3 5 6 7 हो गए। तो यानी कि जब इस पे इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे तो कुछ इस तरीके से बैठे होंगे, ये हमारा 1s है, ये 2s है और ये 2p है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को बैठाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें जो है बैठाया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1s अलग चीज है, 1s में आप पेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि 1s की एनर्जी क्या है, 2s से कम है। अब 2s में जाओगे तो 2s में सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बैठा देंगे। लेकिन अगर हम बात करें 2p की, तो 2p में आप देख रहे हैं हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी कि इनकी जो एनर्जी लेवल्स है क्या है, सेम है। इनकी जो एनर्जी लेवल है क्या है, सेम है। तो यहां पे जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बैठाएंगे तो इस तरीके से नहीं बैठाएंगे, 1 2 और 3 इस तरीके से नहीं बैठाएंगे, बल्कि आप इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से बैठाएंगे, 1 2 एंड 3। आगे बात समझ में, ये कहता है हमारा हून्स रूल कि भैया जब तक हमारे सारे के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ जाते तब तक हम पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है। कितना है, एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है। एल्यूमिनियम को जरा लिख के बताओ मुझे कितना होगा, एल्यूमिनियम का बताओ भाई कितना होगा। तो एल्यूमिनियम का देखने के लिए हम देखेंगे कि भाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 13। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2, ठीक है। कितने हो गए हैं, 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, फिर 3p1। आई बात समझ में। तो अब इसका लिखने के लिए हम देखेंगे भाई कि 1s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, 2, 1 और 2। 2s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे बैठे होंगे, पहले 1 इसमें, फिर सेकंड इसमें, फिर थर्ड इसमें, फिर 4 इसमें, फिर 5 इसमें, फिर 6 इसमें, ठीक है। फिर 3s में चले गए तो 3s में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से बैठे होंगे, और फिर 3p में जाएंगे तो 3p में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक इसमें बैठा होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब जितने भी आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, जो आपको मॉड्यूल्स मिले हुए हैं उस मॉड्यूल्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को क्या करिए, सॉल्व करिए, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं वो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हैं उसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग भाई किस पे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स पे, ठीक है। किस पे आ जाते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें जरा सा हम एक दो एलिमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और नियॉन का। किसका किसका एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियॉन। इन तीन एलिमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, ये चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक्चुअली ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये बता रहा है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स जब हाफ फिल्ड हो जाते हैं या फिर फुली फिल्ड हो जाते हैं, जैसे सपोज करो कि अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास ये ऑर्बिटल है पी वाला, ठीक है, पी सबशेल, और पी सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है, तो जब तक पी सबशेल में हमारे पास हाफ फिल्ड ना हो जाए,
या फिर p सबशेल में हमारे पास फुल फिल्ड ना हो जाए, ठीक है, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ना हो जाए, तब तक वो सारे के सारे सबशेल हमारे स्टेबल हो ही नहीं सकते हैं, तब तक वो सारे के सारे सबशेल हमारे स्टेबल हो ही। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें समझ में आई। अब मैं कहता हूं कि भाई कि सपोज करो कि इस तरीके से हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से फील्ड है, ठीक है, या ऐसे तो नहीं फील होगा, कुछ इस तरीके से फील्ड है, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि सपोज करो कि ये किसी x एलिमेंट का है, ये किसी y एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये किसी z एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे पास, ये देखो, ये x का है, ये y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये z का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे पास y की होगी, यानी कि y वाला जो एलिमेंट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी x एलिमेंट की, ठीक है, और उसके बाद सबसे कम स्टेबिलिटी होगी हमारे z एलिमेंट की। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कहने का मतलब मेरे ये है कि भैया जब हमारे किसी भी सबशेल में, ठीक है, जब किसी भी सबशेल में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अगर हाफ फील्ड है या फिर फुली फील्ड है, हाफ फील्ड का मतलब कि सब कमरे में एक एक इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, यानी कि अगर p में हमारे पास 3 कमरे हैं तो तीनों में अगर 3 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, या फिर 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो वो ऑर्बिटल्स या फिर वो जो घर है हमारे पास, वो जो सबशेल है हमारे पास, वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा रूम है हमारे पास, कोई ऐसा सबशेल है हमारे पास, जिस सबशेल में हमारे पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं बैठे हुए हैं, जबकि बैठ जाने चाहिए थे, तो वो वाला जो हमारा एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट हमारा ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स के बारे में मैं बता रहा हूं, वो कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है। अब इन चीजों को समझते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इन चीजों को हम समझते हैं एग्जाम्पल लेके। इन चीज़ों को एग्जाम्पल लेके जब समझेंगे ना, तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। ये हमारे पास नियॉन है। अब बेटा एक काम करो जरा, तुम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और नियॉन, इन 3 एलिमेंट्स का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताओ। क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? होगा 1s2 2s2 2p3। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल को सम करेंगे कितना हो जाएगा? 7 आ जाएंगे। आई बात समझ में? अच्छा, अब हम आ जाते हैं किसमें? अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। एटॉमिक नंबर 8 यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 और 2p4। आएगा कि नहीं आएगा? जरा सम अप करो, देखो 2 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नियॉन में। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 होता है। अब देखो इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स को बैठाएंगे तो कुछ इस तरीके से बैठेंगे, 1s2 2s2 और 2p में हमारे पास कितने बैठेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई? इतना चीज समझ में आ गया भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तो दिक्कत नहीं हो रही है ना? अगर दिक्कत हो रही है तो पिछले लेक्चर्स में फिर से कूद के जाओ, ठीक है, दोबारा से उस लेक्चर्स को समझो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करो, ठीक है, तो वो चीजें फिर से समझ में आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाए तभी यहाँ पे आना वापस से इस टॉपिक को पढ़ने, ठीक है, वरना ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अब जरा देखते हैं, जरा हम लास्ट वाले पार्ट्स को सब में देखते हैं, ठीक है। ये जो 2p वाला है इन सब में हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें 2p देखो जाए, इसमें अगर 2p में देखा जाए तो 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से भरे हुए हैं, भरे गए हैं। क्यों? अब भाई आप कह सकते थे कि सर पहले वाले ऑर्बिट में 2 बैठा दिए होते, आप इसी में 2 बैठा दिए होते, ठीक है, फिर एक किसमें बैठा होता। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी हुंस रूल बताया। हुंस रूल ये कहता है कि जब तक सारे कमरों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ जाएंगे तब तक हमारा पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो पेयरिंग स्टार्ट नहीं करना है, ठीक। चलो इसमें आ जाते हैं। इसमें अगर p को देखते हैं तो इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। किस तरीके से? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स बैठा दिए सब कमरे में। अब हम पेयरिंग करेंगे 4, बैठ गए 4 इलेक्ट्रॉन,
आ गई बात समझ में। चलो आ जाते हैं नियॉन पे। नियॉन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को जब फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखो इस ऑर्बिटल्स को, इस पी ऑर्बिटल्स को सब में जरा ध्यान से देखो, देखो जरा ध्यान से। ये जो पी सब्शेल्स में जो ऑर्बिटल्स हैं इनको जरा ध्यान से देखो। ये जो पी सब्शेल है, इस पी सब्शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स है ये कैसे हैं, हाफ फिल्ड है। क्या ये स्टेबल है? हाँ सर स्टेबल है। इस पी सब्शेल में क्या है, इस पी सब्शेल हमारा कैसा है, ये हमारा फुली फिल्ड है। सर क्या और इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं? नहीं आ सकते, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक, अच्छा सर इसकी बात करें अगर हम, तो ये क्या है, ये क्या है, हाफ ये फील्ड है या फिर फुल फील्ड है? तो ना ये हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ये रिएक्टिव होगा। ये जो एलिमेंट होगा ऑक्सीजन हमारा कैसा होगा, रिएक्टिव होगा। किसके कंपैरिजन में, हमारे नियॉन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कौन है, नियॉन है। क्यों नियॉन है? क्योंकि भाई नियॉन में और इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, ये फुली फिल्ड है। नियॉन के बाद उससे कम स्टेबल है हमारे पास नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, वो भी रिएक्शन क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कम करेंगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन आ गया भाई हमारा। नाइट्रोजन के बाद सबसे कम स्टेबल कौन है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ये किसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं। तो लास्ट में कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब समझ में आया यहाँ पे, यहाँ पे मतलब समझ में आया तुम लोगों को? कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होते हैं या फिर हाफ फिल्ड होते हैं तो वो ऑर्बिटल हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बेटा ऑर्बिटल शेप। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है हमारा है ऑर्बिटल शेप के बारे में। ठीक है, ऑर्बिटल शेप के बारे में अब हम समझेंगे। ठीक है, क्या होता है ऑर्बिटल शेप। चलो देखते हैं ऑर्बिटल शेप के बारे में, देखते हैं भाई क्या है। ऑर्बिटल के शेप का मतलब है कि हम किसी भी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर या फिर शेप के बारे में बता रहे हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये जो एस ऑर्बिटल्स है, ये पी ऑर्बिटल्स है, इन सबके एक शेप होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इन सबका एक शेप होता है। एक सेकंड जरा रुक जाना, इन सबका क्या होता है भाई, एक शेप होता है। अब शेप कैसे देखेंगे भाई हम, शेप किस तरीके से देखते हैं, देखो अब देखो हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो कैसे हैं, एस पी डी एंड एफ। अब इसमें से बेसिकली हमें एस ऑर्बिटल का शेप, पी ऑर्बिटल का शेप और डी ऑर्बिटल के शेप के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, और एफ ऑर्बिटल का शेप आप फर्दर जब आगे की क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा फिर से मैं बता दूं कि ऑर्बिटल क्या होता है, समझ लो बेटा। ऑर्बिटल का मतलब ये होता है जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस जो है सबसे ज्यादा होती हैं, उसी जगह को हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल, अभी मैंने कल भी समझाया था तुम्हें, जो कल वाला लेक्चर था उसमें भी मैंने तुम्हें समझाया था कि देखो अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर में खोजने आ रहा हूं तो मैं तुम्हें सबसे पहले कहां खोजूंगा, तुम्हारे कमरे में खोजूंगा। ठीक है, वहां पे तुम्हारे पाए जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ना कि तुम्हारे मदर के रूम में, ना कि तुम्हारे फादर के रूम में, ना ही वरांदा में, ना ही तुम्हारे वॉशरूम वगैरह में। ठीक है, ना ही तुम्हारे जहाँ पे तुम पूजा करते हो वहां पे। ठीक है, वो सब जगहों पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके पाए जाने की कहाँ है, आपके पर्सनल रूम में। ठीक है, पर्सनल रूम नहीं होगा तो बात अलग है भाई। ठीक है, चलो अब ऑर्बिटल की जो शेप है, अब जैसे सपोज करो कि मेरे पास मैंने ये एक्सिस बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्सिस वगैरह समझते हो ना, एक्सिस वगैरह समझते हो, क्लास 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, एक्सिस बना दिया, और जो नीचे के एक्सिस है ना, मैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये माइनस वाई एक्सिस है, ये माइनस जेड एक्सिस है। ठीक है, सॉरी माइनस एक्स एक्सिस है ये, और ये जो था ये हमारा क्या है, माइनस जेड एक्सिस। मैं लिख दे रहा हूँ माइनस जेड, माइनस वाई, और ये माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सेंटर क्या है, ये सेंटर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। सेंटर क्या है हमारा, न्यूक्लियस है।
ठीक है। अब आपको पता है न्यूक्लियस के ही अराउंड, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें s ऑर्बिटल की, यानी कि s वाले सबशेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, s वाले सबशेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम पाया जा रहा हो, तो उसका जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, उसका जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। कैसा शेप होगा, कुछ इस तरीके, स्फेरिकल शेप होगा। कैसा शेप होगा हमारा, स्फेरिकल शेप होगा। कैसा शेप आएगा, स्फेरिकल शेप आएगा। आगे बात समझ में, इतना समझ में आया। अब जरा डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, ये भी मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस जेड एक्सिस यहाँ पे बना दिया, जो थोड़ा सा इधर उधर ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, कोई इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और ये माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है, क्या ये माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको ले लो वाई एक्सिस और इसको माइनस वाई एक्सिस ले लो, ठीक है। अब चीजें आसानी से समझ में आएंगी। अब देखो ये जो तुम्हारा एस ऑर्बिटल है, उस एस ऑर्बिटल का शेप कैसा आ रहा है, स्फेरिकल शेप आ रहा है। कैसा शेप आता है, स्फेरिकल शेप आता है। यानी कि आपके अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन, उसके न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम स्फेरिकल में हर जगह क्या है, इक्वल अमाउंट में है, ठीक है। एक स्फीयर में क्या है, इक्वल अमाउंट में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं भाई पी ऑर्बिटल में। किस में आते हैं हम, पी ऑर्बिटल में आते हैं। तो जो पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना, जो पी ऑर्बिटल का अगर शेप देखेंगे हम, तो पी ऑर्बिटल का शेप बनाने के लिए फिर से वही काम करेंगे, अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड गड़बड़ हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये माइनस जेड एक्सिस, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पी ऑर्बिटल्स में आपके पास पी सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। आपको ये पहले नहीं पता था, मैं बता दे रहा हूं। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो पी एक्स का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। पी एक्स का शेप हमारा कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि एक्स के अलोंग ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। एक डंबल शेप में रहेगा, किस तरीके से रहेगा, डंबल के शेप में रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं पी वाई की, तो पी वाई का जो शेप होगा वो वाई के अलोंग रहेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। वाई का शेप कैसे रहेगा, कुछ इस तरीके से वाई के अलोंग रहेगा, डंबल शेप में, ठीक है। पीजेड की बात करें तो पीजेड का शेप हमारा जेड के अलोंग रहेगा और कुछ इस तरीके से रहेगा। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि अगर हम तीनों को एक साथ बना दे तो हमारा शेप कुछ इस तरीके से होगा। सपोज करो पी एक्स को मैं ग्रीन से बनाता हूं, ठीक है, पी वाई को मैं येलो से बनाता हूं, ठीक है, और पी जेड को जो है मैं ब्लू से बनाता हूं, ठीक है। तो चलो बना देते हैं भाई, पी जेड हमारा ब्लू कलर से होगा, बना दिया। पी वाई को मुझे येलो कलर से बनाना है, तो पी वाई को मैंने यहाँ पे येलो कलर से बना दिया, ठीक है। और जो पी एक्स है उसे मुझे ग्रीन कलर से बनाना है, तो पी एक्स हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पी ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरीके से आएगा। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। अब इन चीजों को जरा हम एक साथ फिर से समझते हैं, इन चीजों को फिर से एक साथ समझते हैं, ठीक है, इन चीजों को फिर से एक साथ समझते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, मेरे पास एक बैलून है, ठीक है, मेरे पास मैंने एक बैलून लिया हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग कलर्स के बैलून मैंने लिए हुए हैं अपने पास, ठीक है। एक ब्लू कलर है और एक हमारे पास व्हाइट कलर है, ठीक है। अब ये सपोज करो कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये क्या है, सामने हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो पी एक्स का शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पी एक्स का शेप कैसा होगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास पी एक्स का शेप होगा, ठीक है। पी वाई शेप की बात करें, अब एक काम करते हैं, हम इसको ऊपर कर देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर देते हैं। अब जो ये सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये पी एक्स का शेप आपको सामने दिख रहा है, ये क्या है,
पी एक्स का शेप है, ये पी वाई का शेप है, ये जो सामने आपको दिख रहा है क्या है, ये हमारा पी वाई का शेप है, ठीक है। और अगर हम एक और बैलून इसके सामने लगा दें और एक पीछे लगा दें, ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास मैंने काम किया कि इस तरीके से मैंने एक बैलून आगे और एक बैलून पीछे भी लगा दिया, ठीक है, एक बैलून आगे और एक बैलून इसके पीछे भी लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, ये हमारे पास px हो गया, px हो गया, ठीक है, ये हमारे पास py हो गया, ये py हो गया, और ये जो आगे और पीछे हमारे इस तरीके से ऑर्बिटल के डायग्राम है, ये हमारे pz है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़े भाई, समझ में आ गई। चलो तो एक बार शेप को फिर से देख लेते हैं भाई। तो ये हमारा एस ऑर्बिटल का शेप है, पी ऑर्बिटल का शेप हमारा ये पी एक्स है, एक्स के लॉन्ग है, देखो भाई ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। वाई के लॉन्ग तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, वाई के लॉन्ग हो गया। ये पी जेड है तो यानी कि जेड के लॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो अब लास्ट हमारा है डी ऑर्बिटल का शेप, लास्ट है हमारा किसका, डी ऑर्बिटल का शेप, यानी कि शेप ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब देखो डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा टिल्टेड रहता है, हल्का सा मुड़ा हुआ रहता है, बस पीएक्स से हल्का सा डिफरेंट होता है। कैसे समझेंगे इसको, जैसे देखो डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में आपको पता है, डी सबशेल में आपको पता है कि हमारे पास 5 रूम होते हैं, 5 कमरे होते हैं, जिस 5 रूम को हम क्या कहते हैं, 5 रूम को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स या डी सबशेल की बात करें, डी सबशेल की बात करें तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें कौन कौन से, डी एक्स वाई, ठीक, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास 5 कमरे जो होते हैं, इन पांचों कमरे के मैंने अलग अलग नाम रख दिए हैं, ठीक है, पांचों कमरे के मैंने क्या किए हैं, अलग अलग नाम रख दिए। कौन कौन से नाम है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट हमारा कौन सा, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा कई लोग ऐसे होंगे इसमें से जो अभी 10th से 11th में आए हैं, स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बेटा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, कई चीजें ऐसी है जो आपको नहीं मिल रही हुई, क्या है सर डी एक्स स्क्वायर क्या है, डी वाई जेड क्या है, डी जेड स्क्वायर क्या है, सर ये बड़ा कंफ्यूजन कर रहा है। तो बेटा जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया था ना कल के लेक्चर में, कि आप स्टार्टिंग करिए, ठीक है। जैसे मान लो संस्कृत पढ़ते हैं आप, ठीक है, कोई श्लोक पढ़ रहे हैं या फिर रामायण पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार आप संस्कृत जो होता है इस पहले राउंड में नहीं पढ़ पाते, तो धीरे धीरे जब आप एक राउंड उसको पूरा कंप्लीट करेंगे ना, तो सेकंड राउंड जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हम लोगों ने भी वैसे ही किया है, ठीक है। शुरुआत में चीज़ों को केवल समझते जाओ, सुनते चले जाओ, ठीक है। सेकेंड राउंड जब आप दोबारा से इस लेक्चर को पढ़ोगे ना, तो यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। मैंने कल ग्राफ बताया था ना, ये जो आपके समझने का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन अचानक से क्या होता है, आपको बहुत तेजी से समझ में आने लगता है चीजें, ठीक है। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से चलता है नॉलेज का, ठीक है। हाँ, नॉलेज का ग्राफ गिरता भी है अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो चलो अब अलग अलग ऑर्बिटल्स का शेप हम देख लेते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल का शेप हम देख लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, अब देखो डी एक्स वाई, डी एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डी एक्स वाई, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बना लेता हूं, ये एक्स है और ये वाई है, तो डी एक्स वाई जो ये वाला शेप है, ये कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके होगा, एक्स और वाई के जस्ट बीच में, ठीक है। दूसरा कलर ले लूं क्या, ये एक्स और वाई के बीच में डबल डंबल शेप बनेगा, कैसा बनेगा, डबल डंबल शेप, DOUBLE, डबल डंबल, डंबल शेप, कैसा शेप बनेगा, डबल डंबल शेप बनेगा, ठीक है। कैसा शेप बनेगा, डबल डंबल शेप बनेगा। आगे बात समझ में। अच्छा अब अगर हम बात करें डी वाई जेड की, ठीक है, डी वाई जेड की बात करें तो सपोज करो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा शेप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, वाई और जेड के बीच में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, क्या था भाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जेड और एक्स था, तो यहाँ पे जेड और एक्स एक्सिस ले लेते हैं भाई, तो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो डी वाई जेड कैसे, डी जेड एक्स कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर तीनों में तो शेप एक ही जैसा बना रहे हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी,
और यहाँ पे भी। अरे बेटा शेप अलग अलग बना रहा हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लिया मैंने, एक्सिस ही चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, शेप को उसी को रहने वैसे ही रहने दिया हूँ मैं। अगर इन सबको ओरिएंटेशन के साथ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, भी मैं बताता हूँ उसको भी। देखो जैसे सपोज करो कि ये आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, या रुक जाओ, ऐसे नहीं बनाते हैं इसको, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो पीछे वाले हैं इसको डॉटेड से मैं दिखाता हूँ, जो वर्चुअल वाले हैं उनको मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वर्चुअल है, ये एक्स एक्सिस है तो ये माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है तो ये माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जेड एक्सिस है और ये माइनस जेड एक्सिस है। तो डी एक्स वाई बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो डी एक्स वाई एक्स और वाई के बीच में बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये मत सोचना कि ये एक्स के अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग नहीं है। एक्स को थोड़ा सा हम चेंज, सॉरी जेड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, जेड को चेंज कर देंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा। रुक जाओ इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब ये समझ लो कि ये बाहर की तरफ निकल रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बनाते हैं भाई, चलो बनाना शुरू करते हैं। एक्स वाई का शेप कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। एक्स वाई का शेप कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, डबल डंबल बना दो, ठीक है। डी वाई जेड का शेप कैसा होगा, वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, जेड एक्सिस ये है, ठीक है, वाई और जेड के लॉन्ग होगा कुछ इस तरीके से, 1 2 और 3 और 4 इस तरीके से होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए मैं कह रहा था कि नहीं बनाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई, डी एक्स वाई समझ गए, वाई जेड समझ गए, डी जेड एक्स समझ गए। नेक्स्ट कौन सा शेप है, नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप कैसा होता है ये भी देखो भाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में क्या था, अभी जब हम देख रहे थे जेड एक्स वाई जेड और ये हमारा एक्स जेड देख रहे थे, तो एक्स और जेड के बीच में बना था, जैसे यहाँ पे बन रहा था वो डायग्राम, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो शेप बनेगा वो एक्स और वाई के अलोंग ही बनेगा, एक्स और वाई के अलोंग ही बनेगा। लेकिन अब की क्या होगा, डबल डंबल बनेंगे, क्या होंगे, डबल डंबल बनेंगे। कैसा है ये, डबल डंबल है, ठीक है। कैसा बनेगा, डबल डंबल शेप बनेगा, ठीक है। और लास्ट हमारा शेप होता है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का शेप कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जेड के अलोंग इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा और ये हमारा एक रिंग बीच में बन जाएगा। तो ये हमारा डी जेड स्क्वायर का शेप हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो बेटा, ये तुम्हारे एस ऑर्बिटल का शेप है, ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डंबल का शेप है। देखो ये कैसा शेप होता है, ये कैसा शेप होगा, डंबल शेप, डंबल शेप होगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको बैलून से, ठीक है। इसमें थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, थ्री ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, अलग का अलग अलग शेप हो, पी एक्स पी वाई और पी जेड का अलग अलग शेप है, ठीक है। आ जाते हैं इधर, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डी ऑर्बिटल का शेप हमारा होगा डबल डंबल शेप। क्वेश्चन आता है इस पे, डबल डंबल का शेप होगा। डबल डंबल शेप कैसा होता है भाई, देखो डंबल देखो बन रहा है, ये एक्स डी एक्स वाई है तो एक्स वाई कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स वाई का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। डी वाई जेड है तो इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। डी जेड एक्स ले लेंगे तो जेड एक्स का शेप कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जेड है ये एक्स है, ठीक है, तो शेप कुछ इस तरीके से बनेगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो शेप आएगा, ये जो शेप आएगा ये हमारा एक्स और वाई के लॉन्ग आएगा, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो शेप आएगा वो जेड स्क्वायर है, तो ये जेड एक्सिस ये वाई एक्स एक्सिस, तो ये कुछ इस तरीके से शेप आएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में क्या, जरा शेप को फिर से देख लो ध्यान से, सारे शेप्स को देख लो ध्यान से, और इस शेप्स को क्या करना, कम से कम 5 टाइम्स इसको अपने रफ पेज पे या रफ कॉपीज पे क्या करना, एक बार बना के देख लेना, तो ये चीजें क्या होंगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दिख रहा ना सब कुछ, ठीक है। आगे बात समझ में,
तो चलो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने डी ऑर्बिटल का शेप, एस ऑर्बिटल का शेप, पी ऑर्बिटल का शेप, ये सब देख लिया। हुंड्स रूल के बारे में समझ लिया। पिछले लेक्चर्स में मैंने अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में आपको कंप्लीटली बता दिया था, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना समझा दिया था। उसके पिछले लेक्चर्स में मैंने क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, अलग अलग क्वांटम नंबर्स के क्या क्या मतलब होते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें वो जो है हमारे सिंबोलाइज करते हैं, क्या चीज़ें वो बताते हैं, ठीक है, जनरली वो एड्रेस होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अच्छा, पहले लेक्चर में मैंने एटॉमिक मॉडल वगैरह के बारे में बताया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, चीज़ें आपको अब धीरे धीरे और आसान लग रही होंगी। इसी तरीके से अभी जब हम और लेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे देखो ये चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी, ठीक है, ये चैप्टर क्या है, थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम आगे चलते चलते चले जाएंगे ना, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, और आसान हो जाएंगी, ठीक है। चीज़ें क्या हो जाएंगी, और आसान हो जाएंगी, और ये चैप्टर जो है आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये लेक्चर्स जितने भी मैंने डाल रखे हैं भाई, इसको आप देखिए, जो आपके और भी लोग हों आपके इस कॉन्टेक्ट्स में, जो क्लास 11th में हों, ठीक है, या फिर जो है कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो उनको ये लिंक जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी आपको करना है करिए, ठीक है। टेलीग्राम पे मुझे डाउट जरूर भेजते रहिए, ताकि आपके संडे का जो लाइव क्लासेस होती हैं वो लाइव क्लासेस में डाउट्स चल सके, ठीक है। टेलीग्राम लिंक फिर से मैं बता दे रहा हूँ, t.me/आकाश मिश्रा केमिस्ट्री, आकाश मिश्रा केमिस्ट्री, ठीक है। इस पे आप सारे डाउट्स भेजेंगे। संडे को आपकी डाउट क्लासेस चलती हैं दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।